रूमा देवी फाउंडेशन के अगले सदस्य हमारे साथ है उमेद चौधरी। और आप इस फील्ड में आपने गायन के क्षेत्र में, वीणा भजन गायन के क्षेत्र में काफ़ी समय से रिसर्च कर रही है, इनका इंटरेस्ट भी है और ये मारवाड़ी लोक संस्कृति और यहाँ की परंपराओं से काफ़ी समय से नज़दीक से जुड़े और आपको काफ़ी इंटरेस्ट है। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी एक्टिव है और उसके ऊपर लगातार लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो आपसे भी बात करेंगे। तो आप इस फाउंडेशन से कब जुड़े और इस परंपरा से जुड़कर, इस कार्यक्रम से जुड़कर आपको कैसा लग रहा है, क्या तैयारियां चल रही है, थोड़ा आप अपने शब्दों में बताइए। नमस्कार। इस फाउंडेशन में मैं पिछले 2 सालों से जब भी कोई इवेंट होता है तो मैं जुड़ता रहता हूँ। मुझे अपने जो राजस्थान में रेगिस्तान की जो संस्कृति है, थार की जो संस्कृति है, उसमें जो कलाएं हैं, जो पुरानी परंपराओं से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो विलुप्त हो रही है, उनको बचाने को लेकर मेरे मन में एक दर्द है कि क्यों आने वाली जो पीढ़ी है वो इन चीज़ों से तरस जाए। जो एक पीढ़ी थी इन चीज़ों को देख चुकी है, वो तो जा चुकी है या जाने वाली है, कगार पर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी भी उन चीज़ों को देखे जो यहाँ का स्ट्रगल था, जो संघर्ष था यहाँ के लोगों का, लोगों ने कैसे जीवन जिया, उनकी जो जीवितता थी जीने को लेकर, वो बहुत डिफिकल्ट थी। अब वो चीज़ें, उस दौर की चीज़ें अब तो हम नहीं ला सकते क्योंकि आधुनिक ज़माने में बहुत कुछ बदल गया है। आज हम अगर बॉम्बे से बाड़मेर की तुलना करें तो हम कहीं ना कहीं समांतर पाते हैं यहाँ, क्योंकि बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है तो बाहर के लोग भी खूब आ रहे हैं। लेकिन रही बात कला की, तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेट्रो सिटीज़ के बाद अगर जो कला कहीं बच रही है तो इन छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, या ये कहूँ कि थार जैसे टिपिकल जगह पे कला का संरक्षण अपने आप में एक महती चीज़ है। दूसरी बात ये है कि मेरा जो जुड़ाव है वो बचपन से ही है। मेरे घर परिवार में मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि मेरे दादाजी जो थे वो बहुत आध्यात्मिक तरह की चीज़ें देखते थे, करते थे। तो मैंने देखा बचपन में कि वो अपने संघर्ष के साथ साथ इस आध्यात्मिक चीज़ों को, इस कला से जुड़े हुए रहे। हमारा जो घर है, थोड़ा मैं टोकूंगा आपको, जो धार्मिक और आध्यात्मिक एक परंपरा के नाते या उसमें इंटरेस्ट होने के नाते ही भजन सुनने चाहिए, या इन मतलब कोई भी जो भजन है, हमारी लोक वीणा परंपरा है जी, इसमें इंटरेस्ट लेने का लोगों को इससे क्या लाभ है? मतलब एक ठीक आदमी धार्मिक है, आध्यात्मिक है तो वो भजन सुनेगा। बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। धर्म अपनी जगह है और आध्यात्मिक अपनी जगह है। रही बात संगीत की, तो संगीत की कोई भाषा नहीं है। हम अगर वीणा बजा रहे हैं तो वीणा की खुद की अपनी एक लैंग्वेज है। अब वो तार अगर धुन छेड़ रही है तो उसकी लैंग्वेज है, उसमें शब्द नहीं है। हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल जो साउंड है वो किसी भी भाषा की आप सुन लो, अगर वो मधुर है तो तमिल सुनने वाले, तेलुगु सुनने वाले, कन्नड़ सुनने वाले या मारवाड़ी सुनने वाले सबको अच्छा लगेगा। और अगर वो बेसुरा है तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अध्यात्म जो है मन की जो शांति है उसको बढ़ाता है। धर्म जो है वो इन चीज़ों से जोड़ के रखता है। मेरा ये मानना है कि संगीत, आध्यात्मिक और धर्म तीनों से जुड़ाव लोगों का होना चाहिए, जरूरी है मन की शांति के लिए। काम तो जिंदगी भर चलते रहेंगे, लेकिन जो मन की शांति है, जिसे अपन कहते हैं कि एक स्पिरिचुअलिटी या फिर इंटरनल जो स्वेग है, वो तब आएंगे जब हम इन चीज़ों से जुड़े हुए रहेंगे। तो आपको लगता है आजकल जो लोगों में तनाव बढ़ रहा है, मतलब जो बहुत ज़्यादा आपाधापी वाली हमारी ज़िंदगी है, तो उसमें आपको लगता है कि जो लोग मतलब बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे तनाव में आ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, लोग छोटी छोटी बातों पर, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो भी आत्महत्या कर रहे हैं या हिंसा बढ़ रही है, तो क्या ये हमारी भजन परंपरा है, लोक परंपराएं हैं, इनको बढ़ावा मिलने से इन चीज़ों पर क्या अंकुश लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है और लग भी रहा है। रूमा देवी फाउंडेशन के भी प्रयास है कि जो नशावर्ती है ये कहीं ना कहीं तनाव को बढ़ा रही है। यह जो काम का दबाव है, पैसे कमाने का जो दबाव है, आधुनिक समय में लोगों की जो जदोजहद है पैसा कमाने की या जो भागदौड़ करने की, एक दूसरे से आगे बढ़ने की, कि कहीं मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज़्यादा संसाधन या साधन ना आ जाए तो मैं ऐसी कोशिश करूं कि मेरे पास वो बढ़े। तो इन तनावों से बचने के लिए संगीत और ये जो वीणा गायन है ये बहुत महत्ती है। ऐसे कार्यक्रम बहुत कम होते हैं और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बाड़मेर जैसे पिछड़े इलाके में वाणी उत्सव का होना, और वो भी पिछले 4 सालों से तो हमने इसको तारीख में तय कर दिया। बाकी इसके पीछे कई सालों की मेहनत है, रिसर्च है, 20 सालों से लगे हुए हैं कि इस पे हम कैसे एक अच्छा कार्यक्रम करें जिससे लोगों का जुड़ाव हो, जो तनाव में जा रहे हैं वो भी। अब जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, काम का बहुत प्रेशर है, लेकिन इस कार्यक्रम में जब वो आएंगे तो वो अपनी ड्यूटी टाइम को भूल जाएंगे, वो सिर्फ उस समय वीणा को सुनेंगे। आज बाड़मेर में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं, कई बड़ी कंपनीज है, तो उनके लोग आएंगे रात के समय जब काम से फ्री होकर वीणा पे भजन गाने वालों को सुन रहे होंगे तो कितना आनंदमय वातावरण हो जाएगा। ये अपने आप में एक, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत बड़ी मुहिम होगी।
तो ये जो 29 और 30 को जो कार्यक्रम होगा, इस कार्यक्रम से थोड़ा आप भी बताइए। जी बिल्कुल। अपने गांव के क्षेत्र के या बाहर के किन किन लोक कलाकारों को इस कार्यक्रम से वो जुड़ सकते हैं, जुड़ना चाहिए, कौन कौन पात्र है, किस किस को जुड़ना चाहिए, कैटेगरी वगैरह? ऐसा है कि जो वाणी उत्सव का कार्यक्रम है पिछले 4 सालों से चल रहा है और इसकी तैयारी 1 या 2 दिन की नहीं है। पिछले जो कार्यक्रम था 30 तारीख को ख़त्म हुआ, उसके बाद से हम लग गए इसकी तैयारी को वापस करने के लिए। हमारे जो कलाकार है वो बाड़मेर के नहीं, बाड़मेर के बाहर के भी हैं। राजस्थान के अलावा सबसे अधिक मैं कह सकता हूँ कि रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो मध्य प्रदेश से हुए हैं, उसके बाद हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और गुजरात। हम कहते हैं कि जो कच्छ एक क्षेत्र है वहाँ कला, भारत में कहते हैं कि कला है वो आज भी जीवित है, लेकिन कच्छ के लोग भी इस वाणी उत्सव से जुड़ रहे हैं। आपने मुरा लाला जी का नाम सुना होगा, वो पिछले वाणी उत्सव में भी आए थे, इस बार भी उनकी संभावनाएं पूरी है पधारने की। तो ये जो हम पिछले 3 महीनों से तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आम जन तक हमारा मैसेज जाए, संदेश जाए कि वाणी उत्सव में आप प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़िए। इसका एक जरिया है, हमने बाकायदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। तो जो कलाकार जुड़ेंगे उनकी शर्त क्या है? वो वीणा पे भजन करेगा? सबसे पहली शर्त, कलाकार बहुत सारे होते हैं, अलग-अलग कला देखो ऐसा है, आज जो कला हम देख रहे हैं वो बहुत विस्तृत है, वाइड हो चुकी है, कला के कई सारे पैमाने हैं, लेकिन हमारा जो वाणी उत्सव है उसमें पहली ही शर्त यह है कि वही कलाकार जुड़े जो वीणा पे भजन गायन करते हैं। यानी वाणी जो भजन परंपरा है, वाणी और वीणा दोनों मिल जाते हैं, तो वो वीणा यानी हमारी जो लोक संस्कृति के रंग है वो वीणा के साथ ही है। बाकी जो हारमोनियम है, पियानो है, इन पे तो आजकल आधुनिक कलाकार गा ही रहे हैं। हम देखते हैं कि गाँव में जब जागरण होती है मंदिरों के नाम पे, तो बड़े बड़े भजनी कलाकार मंच पे बैठ के गाना गा रहे होते हैं और उनके सामने वो नृत्य चल रहे होते हैं। वो मुझे नहीं लगता कि जो हमारी जो लोक कला है उनके संरक्षण या संवर्धन में कहीं भी काम के हो सकते हैं। वो एक सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का जरिया है। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा जो कार्यक्रम है वो मनोरंजन नहीं है, वो आत्मरंजन का विषय है। हमें अपनी आत्मा को झंझोरना है कि वास्तव में जो वीणा गायन है उसमें हमें नृत्य दिखाने हैं या आधुनिक शैलियों को दिखाना है। हम 2 घंटे की जागरण कर लेते हैं, लाखों रुपए देके कलाकार को बुला लेते हैं, लेकिन उस वाणी उत्सव का या उस गायन का कोई उद्देश्य है वो हमें नजर नहीं आता, क्योंकि अधिकतर युवाओं की भीड़ खड़ी रहती है, नशे में आते हैं। 2 मिनट देखा, नृत्य करने वाला अच्छा था, एक ट्रेंड है कि हमने इंस्टा पे रील बना दी, वो चल गई, बस वहीं तक सीमित है। लेकिन हमारा प्रयास है कि जो हमारी लोक कलाएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, जो वास्तव में जो हमारे जो पूर्वजों ने बनाई थी, हम उनका संरक्षण करें। हम युवा पीढ़ी को एक मैसेज दें कि जो हमारी जो लोक कलाएं थी वो बहुत विस्तृत थी, उनमें अध्यात्म भी था, उनमें जो आत्मरंजन था, वो सारी चीजें थी। मेरा आपसे लास्ट सवाल यही है कि इस वीणा उत्सव कार्यक्रम जो 29 और 30 कार्यक्रम 30 को बाड़मेर में होगा जी, उसमें एज ए कलाकार कौन कौन भाग ले सकते हैं, उनकी क्या पात्रता और शर्तें हैं, और इसमें कला प्रेमी जो सुनने और देखने के लिए आएंगे वो कौन कौन भाग ले सकते हैं, कैसे? और हमने इसमें कई श्रेणियां हैं वो बनाई है। सबसे पहली श्रेणी है नवोदित कलाकार की, जिसमें आप 0 से लेकर 20 वर्ष तक के लोग शामिल हो सकते हैं। उसके बाद है वरिष्ठ कलाकार जो 20 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की श्रेणी के हैं। उसके बाद है विशिष्ट श्रेणी, जिनको हम कह सकते हैं कि बुजुर्गों की या हमारे अनुभवी लोगों की श्रेणी, वो है 45 से ऊपर के। और एक है विशिष्ट से भी विशिष्ट श्रेणी, जिसमें सोशल मीडिया के जरिए जो वाणी उत्सव और इस वीणा से जुड़ी कलाओं का प्रमोशन कर रहे हैं। तो 4 श्रेणी में वो लोग गाएंगे, और उसके बाद जो कलाकार होंगे उन कलाकारों के लिए हमने एक स्क्रीनिंग टीम बना रखी है। बाकायदा हमारे पास इनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 1500 के आसपास वीणा जो गायन करने वाले लोग हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है। फिर हमारे रूमा देवी फाउंडेशन में इनकी एक टीम बनी हुई है स्क्रीनिंग की। वो स्क्रीनिंग करती है, देखती है कि वास्तव में ये कलाकार वीणा पे गा रहा है या नहीं गा रहा है, या सिर्फ उस स्टेज पे गाने के लिए वीणा ले लिया और गाने लग गया, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कई तरीके के पुराने अनुभवी कलाकार हैं जो देख रहे हैं कि वास्तव में वीणा पे गाने वाले कलाकार वो वास्तविक रूप से गा रहे हैं या नहीं गा रहे हैं। उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया, फिर स्क्रीनिंग हुई, फिर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए वीडियो भेजा, फिर हमको उनको वापस रिकॉल करते हैं। तो एक पूरी प्रोसेस है। तो ये अभी तक उनको आमंत्रित करने की या ये स्क्रीनिंग की लास्ट डेट वगैरह ऐसा क्या है जो कलाकारों के लिए थोड़ा? एक्चुअली पहले 15 तारीख लास्ट डेट थी, फिर भी रजिस्ट्रेशन रुके नहीं, तो हमने उसकी डेट बढ़ाई, हमने 20 मार्च उसकी लास्ट डेट रखी। और कुछ लोग ऐसे थे जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए हमने खुला मंच रखा कि वो फाउंडेशन क्राफ्ट ऑफलाइन भी आके ऑफलाइन यहाँ क्राफ्ट सेंटर में ऑफिस में आके भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और सबसे एक बड़ी बात जो रह गई है कि हमारी जो मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, उनको मौका नहीं मिलता मंच पर बैठने का। पुरुष वीणा भजन कहीं पे भी कर लेते हैं, उनको हर जगह मौका मिल रहा है समाज में,
लेकिन जो हमारी माताएं बहनें हैं जो हरजस गाती है, हरजस यानी हरि का जस। तो जैसे अपनी पुराने समय में जो सत्संग होती, जो जागरण होते थे, उनमें तो एक भजन जैसे पुरुष वीणा पर कर रहे हैं तो उसके बाद महिलाएं बीच में हरजस करती थी, लेकिन ये परंपरा हाँ, मैं आपकी बात को ही जोड़ रहा हूँ। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जो गांव ढाणी आंगन में जो जागरण थी उसमें एक भजन पुरुषों ने गाया, उसके बाद घर की महिलाएं आंगन में बैठ के ही भजन करती थी, और वो भजन घर तक सीमित थे, सिर्फ आंगन तक सीमित थे। हमने उनको धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमने जो चौथ की पूजा हुई, 11 हुई, या आखा तीज हो गया, या उसके अलावा बहुत सारी तिथियों पे जो महिलाएं गाती है, या फिर शादी के वक्त जब दूल्हे दुल्हन जो मंदिरों की परिक्रमा करती है उस समय महिलाओं ने हरजस गा दिया, लेकिन किसी भी महिला को मंच पे बैठ के गाने का मौका नहीं मिला। लेकिन रूमा देवी फाउंडेशन के ये प्रयास है कि जो रूमा जी का तो विजन यही है कि मेरी जो माताएं ठेठ गांव ढाणी में बैठी है वो कैसे आ गया है, उनको कैसे मौका मिले। तो उसके लिए हमने इस बार वाणी उत्सव के साथ हरजस को भी जोड़ा है। तो वो हरजस देखिए, अभी हमारे पास जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उस हरजस में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि एक्चुअली हरजस को पुरानी महिलाएं गाती थी, या एक उम्र की महिलाएं गाती थी, 40 प्लस की महिलाएं कह सकती थी। लेकिन इस बार नई नई युवतियां जोड़ रही है, स्कूलों में पढ़ने वाली, कॉलेजों में पढ़ने वाली, जिनको नहीं आता था वो भी अपनी दादी नानी से हरजस सीख रही है कि हमें रूमा देवी फाउंडेशन की ओर से जो मौका मिल रहा है उसमें गाना है। ऑनलाइन तो रजिस्ट्रेशन कर ही रही है, उसके साथ हमारे क्राफ्ट सेंटर में रोज कई सारी महिलाएं आके अपना नाम लिखवा रही है। तो वो हरजस क्या होगा कि 5 महिलाओं का एक ग्रुप बनेगा। वैसे लगभग 100 प्लस रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। आप देखिए कि 100 प्लस यानी 100 को आप 5 से इंटू कीजिए, 500 के आसपास महिलाएं हरजस गाएगी। अपने आप में कितना बड़ा मंच होगा उन महिलाओं के लिए। तो इन सब अलग अलग जो कैटेगरी की आपने कलाकारों के जो बताई है, इन सब लोगों के लिए प्रोत्साहन राशि, इनाम राशि भी कुछ रखी है? बिल्कुल, बाकायदा हमने 5 लाख रुपए तक के वीणा गिफ्ट भी करने का इसमें एक आयोजन रखा है। जो अच्छे गायक होंगे उनको हम वीणा प्रदान करेंगे। अच्छा, और उसके अलावा बिल्कुल, इसके अलावा जो विशिष्ट कलाकार होंगे उनको हम 2 लाख रुपए तक की जो राशि है वो भेंट करेंगे। तो ये राशि भेंट करना या वीणा भेंट करना ये कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो कला है इसको प्रोत्साहन कैसे मिले, तो उसको लेकर हम प्रोत्साहन का भी फर्क पड़ता है। मतलब क्या प्रोत्साहन मिलेगा? जो भी अच्छा बिल्कुल प्रदर्शन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में हाँ, क्योंकि ये जो वाणी उत्सव का कार्यक्रम है ये तो एक कैलेंडर पे या एक मंच पे तो आज हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हर रोज होता है। हमारे यहाँ हर रोज वाणी पे गायन होता है, हरजस होता है। अभी हमने कुछ महीनों पहले मुंबई में रुमायना करके एक कार्यक्रम किया था, जहाँ हमारे यहाँ के स्थानीय जो लोक कलाकार थे वो गए और वहाँ उन्होंने समुद्र के तट पे बैठ के वीणा गायन किया। अभी हमारा उद्देश्य है कि जब ये वाणी जो कार्यक्रम है ये हो जाए उसके बाद हम भारत के सभी मेट्रो सिटीज़ में ये कार्यक्रम करवाएं। तो ये हमारी कला जो है यहीं तक सीमित नहीं रहे, इनको एक बड़ा मंच भी मिले। हम देखते हैं कि जो पैसे लेने वाले या बड़े जो कलाकार हैं उनका नाम होने के बाद वो अपनी पुरानी जो युवा पीढ़ी है उसकी ओर ध्यान कम दे पा रहे हैं। तो उनको भी एक मैसेज जाएगा कि हमें सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहना। उसमें दिक्कत ये भी है, जो भी अपने हारमोनियम पे या जो बड़े कलाकार है जो आजकल जो पैसे लेके जो भी भजन संध्याएं करते हैं जी, तो उनको जो हिंदी में बात करते हैं उनके भजन है वो लोगों को समझ में आते हैं। तो इन वीणा भजन गायन परंपरा का सबसे बड़ी दिक्कत मुझे जहाँ तक समझ में आई वो ये है कि लोग क्या गा रहे हैं, जो उसकी समझ रखते हैं उनको समझ में आता है। जो आम एक कला प्रेमी सामने बैठा है उसको ज्यादातर ये भजन केवल आनंद के लिए सुनता है, बाकी उसको समझ में नहीं आता है। जी, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि 29 से लेके आप देखिए 30 तारीख तक लगभग 30 घंटे तक लगातार ये कार्यक्रम चलेगा, और लगभग 3000 के आसपास वो दर्शक जो कला प्रेमी हैं, जो वीणा गायन को पसंद करते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं। हमारी एक प्रचार टीम बनी हुई है, बाकायदा जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर तक हमारी प्रचार टीम गई है। मेरे साथी बागाराम जी उस टीम के मुखिया थे, विष्णु जी है, अजय जी है पूरी, और हमारे जो भजनी हैं उनमें मूलाराम जी है, केरा राम जी है, वो साथ में गए। बाकायदा हमने पोस्टर का जगह जगह विमोचन करवाया, गाँव ढाणी तक हम गए, आम जन तक हम गए। लोगों का जो एक उत्साह है वो अलग लेवल का है। हर बार वाणी उत्सव का सुनते हैं, लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि हम कैसे भी करके बस वाणी उत्सव तक पहुँचें, हमें मौका मिले। तो इतने सारे लोग हमसे जुड़ रहे हैं नए नए कि हम वो जो जागरण थी उनका आधुनिकरण हो गया, और वो मॉडर्नाइजेशन जो हो गया है उससे बच के जो हमारी जो पारंपरिक वीणा शैली है उसको वापस कैसे जीवित करें। तो लोगों का उत्साह तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत। मेरा लास्ट सवाल ये, जो हमारे लोक वीणा भजन है इनका मूलतः कंटेंट क्या होता है, जो लोगों को समझ में नहीं भाषा आती है उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए ये भजन में गाते क्या है, क्या होता है उसमें? भजन जो है वो एक्चुअली क्या है कि वो एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, वो हमारे परिवार, वातावरण, एनवायरनमेंट और जो अध्यात्म है उन सारी चीज़ों को जोड़ता है, हमारे मन की शांति को जोड़ता है।
तो उसकी जो भाषा शैली है, या आप जो शब्दों पे जोर दे रहे हो, कहीं ना कहीं ये जीवन शैली एक दिखाने के बारे मैं में ये कह सकता हूँ कि वो एक जीवन शैली को ही सिखा रहे हैं, कि हमारी जो जीवन शैली में बदलाव आ रहे हैं। तो हम अगर पुराने जो भजन गा रहे हैं उसमें आप सुनोगे तो आपको अपने आप आभास हो जाएगा कि जीवन शैली होनी क्या चीज है, एक सकारात्मक जो जैसे मैसेज। कबीरदास जी का भजन है, उसमें कहते हैं जैसे अगला व्यक्ति है वो आग के समान क्रोधित में आ रहा था, आपको जल के समान ठंडा रहना चाहिए। तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व का विकास में या हमारी जीवन शैली को संतुलित करने में भी इन भजनों की भूमिका है। बाकायदा मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप इसको मनोरंजन से नहीं जोड़े, आत्मरंजन से जोड़ें, तो वीणा गायन का एक एक शब्द हमारी जीवन शैली से ही जुड़ा हुआ है और हमारी जीवन पद्धति से ही वो शब्द उठाए हुए हैं। हमारे जो वीणा भजन कलाकार है, जो गायक है, वो आम जन को देख के ही भजन बनाता है और गाता है कि अभी जो वातावरण में परिदृश्य है वो चल क्या रहा है। या आप जैसे विष्णुइयों का जो पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो है गायन है, आप उनको सुनिए, वो अधिकतर क्या होगा कि पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमेगा। तो उनका उद्देश्य है कि पर्यावरण को कैसे बचाएं, जीव जंतुओं का संरक्षण कैसे करें, तो उसी में से वो शब्दों को उठाएंगे। ठीक वैसे ही सारी चीज़ें ये वही है कि हम अपनी जीवन शैली को कैसे सकारात्मक रखें, उसको बचाएं कैसे। बाकी प्रचार टीम के बारे में अगर पूछें आप आगराम जी से, तो पिछले 1 महीने से ये जगह जगह जा रहे हैं, आम जन से जुड़ रहे हैं। और ये जो आप पीछे वीणा देख रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जो वीणा जो बनाने वाले कारीगर हैं, वो हमसे आए दिन ये कह रहे थे कि हमारे जो वीणा का जो कारोबार था वो एक तरह से ठप हो चुका था। क्यों? क्योंकि वीणा को कोई खरीद नहीं रहा था। लेकिन अभी जो है वीणा वो वापस जीवित होने लग गए, क्योंकि नए नए छोटे छोटे 5-5 साल के बच्चे हमारे यहाँ पे आके वीणा पे भजन गा रहे हैं। तो उनका कारोबार तो बढ़ा ही है, हमारी संस्कृति तो बढ़ ही रही है। और साथ ही साथ आप सोचिए कि नई पीढ़ी के जो लोग, आधुनिक पीढ़ी के लोग जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या स्नैपचैट से बाहर निकलकर वीणा गायन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, गा रहे हैं, यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं कि वीणा गायन या वीणा को कैसे बजाया जाता है, ये कितनी बड़ी बात हो सकती है। एक लास्ट अपील, जो कला प्रेमी और जो भी कलाकार है वो इस कार्यक्रम से जुड़े आए, उसके बारे में मैं आप सबसे यही अपील करना चाहता हूँ कि ये जो वीणा गायन है ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप सबका है, हम सबका है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। अगर आप कहीं दूर है, उस दिन नहीं आ सकते, तो सोशल मीडिया के जरिए भी जुड़िए। और यही एक चीज़ है जो हमारी जो पुरानी लोक कला है उसको बचा के रखेगी। और ये आप सबको मैसेज देना है लोगों को कि जो रूमा देवी फाउंडेशन के जो प्रयास है वो कला को तो जोड़ ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ पर्यटन को भी कैसे बढ़ावा मिलेगा। आप सोचिए कि जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ज़्यादा दूर नहीं है, दोनों की सेम परिपाटी है। वहाँ पे भी रेगिस्तान है, डेजर्ट है, दोरे हैं ऊंचे ऊंचे, तो यहाँ पे भी है। पर वहीं पर्यटन ज़्यादा अधिक क्यों आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? तो बाड़मेर में भी पर्यटक जो है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। तो हमारा जो वाणी उत्सव है कहीं ना कहीं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। अहमदाबाद या जोधपुर से जो एयरपोर्ट पे बड़े बड़े लोग उतरते हैं और सबसे पहले तलाश करते हैं कि राजस्थान में कहाँ जाएं, तो पहले तो लोग ये सोचते थे जैसलमेर चले जाएं, जोधपुर चले जाएं, जहाँ हेरिटेज है, ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वहाँ चले जाएं। लेकिन अभी वो है ना बाड़मेर को तलाश रहे हैं कि बाड़मेर में ऐसे आयोजन हो रहे हैं रूमा देवी फाउंडेशन के। अहमदाबाद से उतरते ही सीधी गाड़ी रूमा देवी फाउंडेशन पे आके ही रुकती है। वजह क्योंकि यहाँ हम कलाओं का संरक्षण कर रहे हैं। 40,000 महिलाएं जो सक्षम और आत्मनिर्भर होकर बुनाई का, हस्तकला का, दस्तकला का कार्य कर रही है। कितनी बड़ी मुहिम है। तो ये जो प्रयास है आगे तक जाने चाहिए। और मैं आप सबसे दोबारा अपील करना चाहता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाग लीजिए। ये हमारा और आप सबका प्रोग्राम है।